गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक इज़ इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्टली हमें पता हो कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सपोज कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, जो सब्सटेंस वो एनर्जी प्रोसेस करेगा, जो एनर्जी उसके पास होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरनल एनर्जी बोल देंगे। अब जो कोई सब्सटेंस है तो वो किस चीज़ से मिलकर बना है? वो आपके एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, अब उनके बीच में काफ़ी तरह की एनर्जी हो सकती है। सपोज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी हो सकती है। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो इन सारी एनर्जी इतनी वो प्रोसेस कर सकता है, इन सब के सम को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल यू से। क्लियर? दिस इज द इंटरनल एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एक बात और, भाई इन सभी एनर्जी को हम क्या है? कैलकुलेट नहीं कर सकते ना विद एक्यूरेसी। इसीलिए किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को एक्यूरेट बताना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? तो जितनी भी एनर्जी होगी दैट विल बी द पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। हम क्या मान के चलेंगे? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यू होती है, जो एनर्जी वो प्रोसेस करते हैं। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं चेंज की, कि जो ये इंटरनल एनर्जी है इसके अंदर चेंज किस किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि अब इंटरनल एक सिस्टम है, हम उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के हमारे पास दो वे रहेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा? हीट। वाया हीट हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम उस सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करते हैं या वो सिस्टम कुछ वर्क करे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हीट और विद द हेल्प ऑफ वर्क वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब कैसे करेंगे इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ हीट को, कि वाया हीट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो भी हीट में क्या है? दो वे हैं। या तो सिस्टम को हीट दी जाए, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, कि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो क्या होगी? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। और बात सुनो, जो मेनली हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को लेकर। ज़्यादातर हम बात करते हैं कि इसके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को ही इंटरनल एनर्जी लेके चलते हैं। क्लियर? ये बात याद रखना। वैसे तो सबका सम होती है, पर आवर सेक ऑफ कॉन्फिडेंस हम क्या लेके चलते हैं? दोनों का सम लेके चलते हैं उसको। तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, या फिर हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम। यही बात होती है कि या तो हम सिस्टम को हीट दें या सिस्टम से हीट लें। तो दो वे में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वे है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार हीट भी बताओ, भाई हीट क्या होती है। हीट कुछ नहीं है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसको हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। क्या हीट क्या है? हीट कुछ नहीं है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी चेंज होगा। एनर्जी की उस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? हीट बोल देते हैं। यानी कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात होती है। अब कैसे हीट ट्रांसफर हो सकती है आपकी? सपोज आपके पास दो मटेरियल है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम आपका मैंने बोल दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे है। क्लियर? ये सिस्टम है, इसके सराउंडिंग होगा, इसकी सराउंडिंग मैंने बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो भाई होगा क्या? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो यहाँ से हीट है, और बात सुनो, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करती है? ट्रांसफर करती है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपकी हीट ट्रांसफर करती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बोला ना मैंने। तो सिस्टम हाई से सिस्टम लो की तरफ आपकी हीट ट्रांसफर करेगी। तो हीट यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगी? सपोज दिस सिस्टम इज एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? यहाँ से हीट कहाँ ट्रांसफर करेगी? आपके सराउंडिंग में चली जाएगी। और कब तक जाएगी? जब तक इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिस्टम की हीट, सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा? जो आपके सराउंडिंग का है, इन दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफर होगी।
तो इन दैट केस आपके पास जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर तो डाउन होगा ना, उसका सिस्टम क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा वहाँ पे। तो इस केस में टेम्परेचर डाउन हुआ तो हीट लॉस हो गया बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी उसकी, चेंज होगी। तो मेनली बात करें टेम्परेचर के डिफरेंस से रिलेट करेंगे हम इसको। भाई टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर क्या हो गया इसका कम, तो टेम्परेचर कम तो पार्टिकल का मोशन कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल मैं आपको लेके देता हूँ इसके एक्सपोज एक। जैसे हमने एक चाय रखी है बेटा, इस कप के अंदर चाय है। जनरल एग्जाम्पल्स मैं आपको नोट करता हूँ। आपने एक कप चाय लिया गरम गरम, उसको रख दिया बाहर। तो आफ्टर सम टाइम आपको क्या मिलेगा, जो चाय है वो आपकी ठंडी हो चुकी है। ठंडी क्यों हो चुकी है, बिकॉज वहाँ से हीट ट्रांसफर हो गई है सराउंडिंग के अंदर। और आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा उस चाय का, जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से हीट लॉस हुआ। दूसरा वे क्या है, अगर आपने एक बीकर में कोल्ड ड्रिंक रख दिया सपोज, अब कोल्ड ड्रिंक तो ठंडा है ना, तो जब कोल्ड ड्रिंक को रखोगे आफ्टर सम टाइम आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का गिलास आपका गर्म हो चुका है। अब वो गर्म क्यों हुआ, बिकॉज सिस्टम का टेम्परेचर कम था, सराउंडिंग का ज़्यादा था। तो ट्रांसफर हुई है हीट आपकी कहाँ से कहाँ, सराउंडिंग टू सिस्टम। सराउंडिंग टू सिस्टम आपकी हीट क्या होगी, ट्रांसफर। दैट्स वाई इसका टेम्परेचर क्या कर गया, रेज कर गया। तो यहाँ पे हीट लॉस हुआ था इन द केस ऑफ कप ऑफ टी, और कोल्ड ड्रिंक के केस में आपके पास टेम्परेचर हाई हुआ है। तो यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या करी है, इंक्रीज करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए, लॉस के लिए और गेन के लिए टेम्प साइन यूज़ क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन। तो भाई क्यू है जो हीट को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। क्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कम होगी, कब होगी पॉजिटिव, जब हीट इज गेन, जब हीट क्या की है, गेन की, यानी कि सराउंडिंग से कहाँ गई है, सराउंडिंग टू सिस्टम आपकी हीट ट्रांसफर हुई है, मतलब सिस्टम ने हीट को गेन किया है। तो सिंपल सी बात लेके चलो, अपने को सिस्टम मान के चलो, आपके पास कुछ आया दैट इज पॉजिटिव, आपके पास से कुछ गया तो वो नेगेटिव। ठीक है, तो क्या वो इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा जब सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे हीट गेन की जब आपने, दैट केस पॉजिटिव था, और जब हीट लॉस हुआ तो आपके पास से कुछ गया है ना, इन दैट केस आप क्या बोलोगे उसको, नेगेटिव बोलोगे। ठीक है, तो इन दो केसों में एक फर्स्ट केस था हीट का, जहाँ पे एनर्जी आपकी क्या हुई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, कम हो सकती है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है वर्क का। या तो वर्क इज अगेन, इसमें भी दो केस हैं, वर्क इज डन ऑन सिस्टम या वर्क इज डन बाय सिस्टम। दो केस में आपकी एनर्जी क्या हो सकती है, वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो सिस्टम काम करे या सिस्टम के ऊपर काम हो। क्लियर, तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब हम सिस्टम की एनर्जी की इंक्रीज करने की बात करते हैं, उसमें हम दो फेस लेके चलते हैं। तो मैकेनिकल वर्क हो सकता है, मैकेनिकल वर्क, या फिर दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क। ठीक है, अब मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक वर्क क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क सिंपल से है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो आपके सिस्टम की। सपोज वाटर है आपके पास, आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो उससे क्या होगा, वो हीट गेन करेगा, टेम्परेचर आपका सिस्टम है वो सिस्टम हीट गेन करेगा आपका, उसके पार्टिकल्स, उसके आयंस मूव करेंगे, इन दैट केस उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है जी। दूसरा काम है मैकेनिकल वर्क, आप उसके ऊपर कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, लाइक चर्निंग ऑफ मिल्क कर रहे हो आप, चर्निंग ऑफ मिल्क किया कुछ नहीं है, आपने एक पैडल डाल दिया, पैडल आप उसके सिस्टम के बीच में रोटेट कर, सपोज मिल्क है उसके बीच में आपने पैडल क्या किया, रोटेट किया, तो वही पैडल रोटेट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जिस केस से आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती है। क्लियर, या सिंपली मैं बात लेके चलो मैकेनिकल एग्जाम्पल का, शेकिंग। आप किसी चीज़ को शेक करो, सपोज आपके पास एक कुछ भी लेके चलो, आपके पास मिल्क है, ठीक है, एक बीकर के अंदर, बंद बीकर के अंदर मिल्क ले लिया आपने, उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, आप उसको शेक करो। आफ्टर सम टाइम ऑफ शेकिंग आपको क्या मिलेगा, आप उसको देखोगे तो आपको वो थोड़ा हीट पकड़ता मिलेगा, थोड़ा टेम्परेचर उसका राइज मिलेगा, गर्म हुआ मिलेगा आपको। तो वो किस लिए हुआ, बिकॉज सिस्टम के ऊपर आपने काम किया। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, मैकेनिकल वर्क का केस है। तो जहाँ पे वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ, इन दोनों केस में सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ और सिस्टम भी काम कर सकता है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे करेगा। यानी कि दो बातें मैंने को आपको बतानी थी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी प्रोसेस बाय द सब्सटेंस,
ठीक है। और मेनली हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी उसको लेकर चलेंगे फॉर आवर सेक ऑफ कॉन्फिडेंस। दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक तो हीट की वजह से और एक वर्क की वजह से। हीट चाहे तो सिस्टम को दे सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप वर्क कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ओन बाय द सिस्टम। मेनली दो पॉइंट्स आपके गिवन है, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रॉनिक वर्क। इलेक्ट्रॉनिक में आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, मैकेनिकल में कुछ मैकेनिकल वर्क आप उसके ऊपर कर रहे हो, चर्निंग ऑफ मिल्क कर रहे हो या फिर सिंपली उसकी शेकिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। क्लियर। या फिर अगर मैं आपको बताऊं कि डिक्रीज कैसे करेगी, सपोज शेकिंग था आपके पास, शेक कर रहे थे आप उसको, आपने उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए, आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर क्या करेगा, फिर वहाँ पे डिक्रीज करेगा। इन दैट केस उसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर। तो ये था आपके पास इंटरनल एनर्जी और कैसे हम उसको चेंज और कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, देखो हमने बात की एनर्जी की, तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को कौन डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ है जो आप पहले भी पढ़ते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है जी, बट कैन बी चेंज, ठीक है जी, ऑल्दो कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप पहले भी पढ़ते हो, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को आप बना सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, क्या, कि जो टोटल सम ऑफ एनर्जी है ऑफ द यूनिवर्स इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि जो आपके पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब सिंपल सी बात है, सिस्टम के पास एनर्जी है, अगर वो गेन करता है तो सराउंडिंग से गेन करेगा, अगर उसने लॉस की तो सराउंडिंग को लॉस की। अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर ही यूनिवर्स बनाते हैं ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वो तो क्या है, यूनिवर्स की एनर्जी है, तो वो तो क्या रह रही है आपके पास, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टोटल सम ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्लियर। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो भाई हमें पता है लेटस कि U1 क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी है किसी सिस्टम की। तो आफ्टर सम टाइम मैंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ वर्क किया, ठीक है। मैंने U1 में कुछ वर्क कर दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और साथ में मैंने उसके पास हीट भी ट्रांसफर कर दी। क्लियर। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी हम दो वे में चेंज कर सकते हैं, तो वर्क करके उसके ऊपर और एक उसके ऊपर हीट ट्रांसफर करके। तो दैट इसको मैंने क्या मान लिया, U2 मान लिया। तो फर्स्टली मेरे पास U1 थी इनिशियल, और फाइनल मेरे पास क्या है, ये U2 है। तो मेरे को तो चेंज इन एनर्जी निकाल, दैट इज क्या रहेगा, इस U1 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू W प्लस क्यू। और U2 माइनस U1 क्या है, चेंज इन एनर्जी, चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल U इज इक्वल टू W प्लस क्यू। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन प्लस में हीट, कि कितना वो वर्क कर रहा है, कितना वर्क डन वहाँ पे हुआ, कितना हीट ट्रांसफर वहाँ पे हुआ, इन दोनों के सम के इक्वल क्या होगा आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। क्लियर। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सिंपल सा। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से कुछ साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ हीट के लिए और वर्क के लिए। क्लियर। तो भाई क्यू की बात करता हूँ मैं अगेन, क्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब है, अगर सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है जी। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू इज नेगेटिव, कब, जब सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। खुद को लेके चलो सिस्टम को, आपके पास आया, आपने एब्जॉर्ब किया, पॉजिटिव, आपके पास से गया तो कुछ घटा तो उसको नेगेटिव बोल देंगे। सिमिलरली वर्क, वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव होगा अगर वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है जी, तो क्या होगा आपके पास, वर्क पॉजिटिव होगा।
दूसरा वर्क क्या होगा, नेगेटिव। कब, जब डन बाय सिस्टम, जब आपका सिस्टम कुछ काम करेगा। अब सिंपल सी बात है, इसको याद कैसे करोगे, क्यों का मैंने बता दिया, आपके पास से कुछ गया तो नेगेटिव, आपके पास आया पॉजिटिव। सिमिलर केस डब्ल्यू का है भाई, अगर आपके ऊपर कोई काम कर रहा है तो आपका टेम्परेचर राइज करेगा ना वहाँ पे, इन दैट केस एनर्जी आपने गेन की तो वहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कम होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क। क्लियर। और एक बात और बताता हूँ आपको कि जो इंटरनल एनर्जी है यू क्या है आपके पास, चेंज इंटरनल एनर्जी, वो एक स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब आप सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप किस तरह से कर रहे हो, कि आपने टेम्परेचर राइज किया, आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की उसकी, या फिर आपने उसको हीट किया, या आपने उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया, डजेंट मैटर ऑन द वे ऑफ इंक्रीजिंग। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो डिपेंड करता है। तो यू डेल्टा यू क्या है, चेंज एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। क्लियर। तो ये आपके पास था बेटे। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्क की अगेन। वर्क कि जो वर्क है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है जी, वर्क दो तरह का होगा, एक तो होगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, और एक होगा कंप्रेशन। अब दोनों को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके साइन क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन की। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज मेरे पास एक बीकर है, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा रखी है, इसके ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, पिस्टन ताकि मैं उसके ऊपर पुश कर सकूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ पे गैस है बेटा मेरे पास, गैस जिसका वॉल्यूम V है, क्लियर, और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है P, किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर, और बाहर से प्रेशर लग रहा है दैट इज P एक्सटर्नल, जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। दोबारा समझे, एक बीकर लिया, उसके अंदर गैस इनक्लोज है, ठीक है जी, उसके ऊपर हमने एक वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया। इस पिस्टन का जो ये एरिया है दैट इज A, और ये गैस कितनी है, इसका वॉल्यूम V है, और ये गैस इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर P अप्लाई कर रही है, और बाहर से कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक, दैट इज P एक्सटर्नल से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। क्लियर। तो अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं कि या तो प्रेशर इंटरनल ज़्यादा हो प्रेशर एक्सटर्नल से, यानी कि P ज़्यादा है PX से, या फिर PEX कम है PEX ज़्यादा है P से। या तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, तो बाहर की तरफ मूव करेगा तो वॉल्यूम आपका एक्सपेंड होगा, दैट इज़ वर्क ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे बात करता हूँ मैं किसकी, अगर प्रेशर एक्सटर्नल ज़्यादा है तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम कंप्रेस होगा, दैट इज़ वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो दोनों वर्क की हम बात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना हमें। तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे देखो। तो फर्स्टली बात करता हूँ कि मेरे पास P क्या है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। क्लियर। तो इन दैट केस आपके पास क्या होगा, जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ मूव करेगा कुछ ऐसे, इस तरह से। तो मैंने सोच बोल दिया कि ये कितना मूव करा है, यहाँ पे इसने DL मूव किया, कि स्मॉल DL का चेंज इसके अंदर आ गया, बिकॉज लेंथ चेंज होगी ना इसकी, तो DL वहाँ पे चेंज होगा, पिस्टन आपका यहाँ से यहाँ मूव कर, दैट इज GL। तो अब बात करनी है वर्क की। तो वर्क से पहले बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, ओके। और फोर्स किसके इक्वल होगा यहाँ से, प्रेशर इनटू एरिया के। क्लियर। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि फोर्स आ गया मेरे पास। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन की, मेरे को तो वर्क डन निकालना है यहाँ पे। तो वर्क डन कैसे निकालोगे आप, कि सपोज वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हुई। तो मैंने बोला कि स्मॉल वर्क डन मेरे पास हुआ, DW की बात करो, बिकॉज DL चेंज हुआ ना छोटा सा। तो फोर्स कितना है मेरे पास, फोर्स दैट इज P इंटू ए, P इंटू में A, और डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस इज DL। क्लियर। अब हमें पता है बेटा कि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया इंटू DL, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा स्मॉल वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय DV। और यहाँ पे क्या है मेरे पास,
DW है, D इज़ फॉर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात की बेटा, मैंने इसको P को मैंने एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करूँगा बाद में, मैं देख लेना उसको। अब देखो, अब मेरे को जब टोटल छोटा सा पता है कितना है, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन क्या किया, बहुत सारा इंटीग्रेशन किया। तो DW है वो क्या बन जाएगा आपके पास, कैपिटल फुल W बन जाएगा। और ये P क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो P आ जाएगा बाहर। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा DV, क्या बन जाएगा डेल्टा DV। और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, माइनस भी रिप्रेजेंट करूँगा। माइनस रिप्रेजेंट किस लिए किया है, माइनस इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जब भी वर्क होगा, मैंने आपको बताया कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इसका केस मैं आपको लास्ट में बताऊँ रिजल्ट आने के बाद। तो माइनस P डेल्टा V हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ V1 टू V2 इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो माइनस P दैट इज़ V2 माइनस V1 और इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो दैट इज़ माई W, माइनस P डेल्टा V। तो अब माइनस किस लिए लगाया वो सुनिए। अब यहाँ पे देखो, V2 क्या है मेरे पास, ज़्यादा है, V1 क्या है, कम। ये क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। ठीक है। तो माइनस किस लिए लगाया, मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो क्या सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, सिस्टम ने काम किया। तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने इस पिस्टन के ऊपर काम किया, तभी वो पीछे की तरफ रोटेट किया ना उसने मूवमेंट की पीछे की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो क्या, कौन सा केस है वो आपके पास, वर्क डन बाय द सिस्टम का केस है। जब डन है तो उसको क्या दिखाएंगे हम, नेगेटिव से शो करेंगे। तो नेगेटिव आपका उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ये। क्लियर? अब इसी के अंदर मैं ऐड करता हूँ जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो छोटा सा चेंज यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा। क्या चेंज आएगा देखो, मैं बता देता हूँ आपको। जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो इन दैट केस जो P एक्सटर्नल है वो ज़्यादा होगा। P एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन ऊपर के बजाय नीचे मूव करेगा ऐसे। तो सपोज पहले ये DL थी, अब मैंने इसको DL मान लिया। अब इस केस को आप भूल जाएं कि ये केस है नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो सिस्टम आपका यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, DL मूवमेंट है, तो सब कुछ सेम रहेगा। लास्ट में चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे V2 ज़्यादा था, V1 कम था। इनिशियल V1 होता है, फाइनल V2 था। तो V1 इतना था, V2 इतना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज़ योर V1 और आफ्टर इसके बाद सिर्फ ये V2 हो गया। तो V2 माइनस V1 आपके पास कौन सी क्वांटिटी होगी, नेगेटिव क्वांटिटी होगी ना। यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या होगी, नेगेटिव क्वांटिटी। तो एक नेगेटिव यहाँ से, एक नेगेटिव यहाँ से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखें जल्दी से कि W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1, सारा केस सेम है यहाँ पे। तो V2 माइनस V1 इस केस में क्या है, दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी। तो W इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V, और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे काउंट कर रहे हैं हम। तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये किस लिए लगाया गया, ये इसलिए कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो अब यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव के अंदर खुद से कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये था आपके पास वर्क इज डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क ऑफ कंप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो भाई अभी तक हमने रिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ा है कि जिस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की। अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज ब्रोट आउट इन सच ए वे दैट द प्रोसेस एट एनी मोमेंट कैन बी रिवर्स बाय इनफाइनेटेसिमल चेंज। मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है कि सपोज आप किसी चीज़ के ऊपर, और ये कब होती है, जब प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट ना हो। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो उसमें क्या होगा आपके पास, रिवर्सिबल चेंज होगा। कैसे होगा देखो, सपोज आप किसी चीज़ के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। ठीक है जी, एक प्रेशर है किसी चीज़ के ऊपर, P प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं कि इस तरह का ग्राफ आपका बनाया गया है ये। ठीक है जी। तो वर्क डन क्या होता है, दिस इज P, दिस इज V। तो जो एरिया अंडर, जो ये एरिया अंडर PV ग्राफ है, ये क्या होता है मेरे पास, वर्क होता है, वर्क निकालते हैं हम इससे। तो भाई रिवर्सिबल के केस में क्या करते हैं, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है कि जो आप चेंज कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर, वो चेंज क्या है, बिल्कुल स्मॉल चेंज, इनफाइनेटेसिमल चेंज है वो। ठीक है जी। सपोज आप खड़े हो यहाँ पे, या सपोज ये पेन है मेरा,
मैं आपको बताता हूँ। ये पेन है, ये पेन धीरे 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 क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। कैसे जा रहा है कि इसका कुछ प्रेशर है और मैं इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ P प्लस डी, जिस वजह से इसकी मूवमेंट हो रही है किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन जो ये डीपी है, ये डीपी बहुत स्मॉल है, ये डीपी है इट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब इतना स्मॉल है कि आप किसी भी टाइम पे इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। सपोज ये पेन ये लेफ्ट में जा रहा है, देखो इतना स्मॉल चेंज है, इतना स्मॉल कि किसी भी टाइम पे आप इसको रिवर्स कर सकते हो। आप इस साइड थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आपका दोबारा से उस अपनी पहले वाले पोजीशन में आ जाएगा। मतलब इसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये देखो ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, मैंने थोड़ा सा फोर्स इस साइड से लगाया है, ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, इनफाइनिटेसिमल चेंज। इनफाइनिटेसिमल मतलब बिल्कुल ना के बराबर। वो चेंज है कि वो प्रोसेस को हम किसी भी टाइम पर रिवर्स कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब ये प्रोसेस है आपकी रिवर्सिबल, तो इसको मैं करूँगा कैसे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको हम स्मॉल स्मॉल स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। कि जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक है जी, फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे ये चेंज क्या है, बिल्कुल स्मॉल चेंज है। ये जो ये चेंज है ये भी क्या है, बिल्कुल स्मॉल चेंज है, डीवी चेंज यहाँ पे हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मेरे को निकालना हो वर्क डन तो कैसे निकालूंगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, और डी वी V1 टू V2 मेरे पास यहाँ पे रहता है। ठीक है जी। तो इस तरह से मैं रिवर्सिबल चेंज यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पीछे से सोल्यूशन निकाला, उसमें ना W किसके को निकाला था बेटा, P एक्सटर्नल डेल्टा V के अंदर यानी कि P एक्सटर्नल की बात यहाँ पे कर रहा था। लेकिन इस रिवर्सिबल चेंज में जो वर्क डन मैं यहाँ पे निकालूंगा उसके अंदर क्या होगा मेरे पास, उसके अंदर जो ये P एक्सटर्नल है इसको मैं P इंटरनल से रिलेट कर सकता हूँ। क्यों रिलेट कर सकता हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि P इंटरनल था, उसके ऊपर P एक्सटर्नल अप्लाई हुआ जो कितना ज़्यादा है, सिर्फ DP जाता है, और ये DP क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, लगभग जीरो। यानी कि P इंटरनल किसके बराबर है, P एक्सटर्नल के ये इक्वल है। ठीक है जी। और ऐसा किस केस में होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सिर्फ आइडल गैस के केस में होता है। किसके केस में, आइडल गैस के केस में ऐसा हो सकता है। दिस कैन बी डन इन द केस ऑफ आइडल गैस। यानी कि जो ये रिवर्सिबल चेंज का रिवर्सिबल प्रोसेस है जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप किसी भी प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। ये चेंज है आपके पास किसके अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसको, हमें निकालना वर्क डन इन केस ऑफ, किस केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस मेरे पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है जी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल क्या होती है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्या हो, जीरो हो। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ इसको, यानी कि T मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अगेन ये आपके पास जो डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा। तो फॉर्मूला वही है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू क्या, मैंने यहाँ पे लिखा कि P इंटरनल एक्सटर्नल आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो यहाँ पे मैं इसको P इंटरनल से या फिर सिंपली P से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, P dV एंड V1 टू V2। क्लियर। अब मेरे को निकालना है रिवर्सिबल और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो इन दैट केस में क्या करूँगा, मेरे को पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है फॉर आइडल गैस, और P की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, NRT डिवाइड बाई V। मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, P की। तो मैं यहाँ पे इसको पुट करूँगा, तो यहाँ पे V1 से V2 माइनस NRT डिवाइड बाई V इंटू में DV। क्लियर। अब देखो भाई, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट चीज़ों को बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, हमारे पास R है। अब T क्या है, मैंने बोला कि ये आपके पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो इन दैट केस T भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो T भी आपका बाहर आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस यहाँ पे V1 टू V2 1 बाई V DV बचा आपके पास। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, जब भी आप 1 बाई V
dv का इंटीग्रेशन करोगे इन केमिस्ट्री तो आप लोन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, लोन v1 टू v2, जहाँ पे v1 क्या इनिशियल, v2 क्या है फाइनल है मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एन आर टी लोन ऑफ v2 माइनस लोन ऑफ v1 लिख सकता हूँ। और लोन v2 माइनस लोन v1 किसके इक्वल होता है, लोन ऑफ v2 बाई v1 के इक्वल होता है। तो दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जब भी मेरे को लोन को लोग में चेंज करना हो तो मैं उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, W इज इक्वल टू 2.303 NRT log ऑफ V2 ओवर V1। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है किसका, रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर आइसोथर्मल। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि आपको ये वर्क वगैरह कैसे निकालना है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फ्री एक्सपेंशन केस की। किसकी बात करते हैं, या फिर आप इसको V2 बाई V1 को प्रेशर की टर्म में भी लेकर आ सकते हो। अब प्रेशर की टर्म में कैसे लेके आओगे, मैं इसको इसी पेज पे करे जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में कुछ, ठीक है। अब हमें पता है बेटा देखो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल लॉ को लर्न करो कि बॉयल लॉ क्या बोलता था, ठीक है जी। बॉयल लॉ बोलता था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V, यही बोलता था। और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट लगाया करता था, एक कॉन्स्टेंट आ गया कि P बाई V मेरे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जो P1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 है, यानी कि V1 की जगह मैं यहाँ पे P1 लिख सकता हूँ। तो W क्या बनेगा मेरे पास, W बनेगा -2.303 NRT log ऑफ V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 बाई P2 लिख सकता हूँ। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, जब आपके पास प्रेशर का केस गिवन है, तो आपको वॉल्यूम की बजाय प्रेशर में चेंज गिवन है, ठीक है जी। और अगेन मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपके पास एक स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ से आपको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा फ्रीली एक्सपेंशन का केस है। कौन सा केस है, फ्री एक्सपेंशन का। फ्रीली एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब जब आपके पास वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम का केस है। अगेंस्ट वैक्यूम आपकी गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो भाई जब वैक्यूम होगा तो क्या वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेगा, जी नहीं। तो वहाँ पे P एक्सटर्नल मेरे पास क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। किस केस में, P एक्सटर्नल के केस में। जब वैक्यूम का केस है फ्रीली एक्सपेंशन का, तो यहाँ पे वर्क डन मेरे को जब निकालना पड़े तो -P डेल V रहता है। जब P एक्सटर्नल ही मेरे पास ज़ीरो है तो 0 इंटू डेल V क्या होगा मेरे पास, तो वर्क इस केस में क्या होगा, 0। कब, जब आपके पास फ्री एक्सपेंशन का केस है। जब फ्री एक्सपेंशन का केस है तो वैक्यूम जनरेट होगा, वहाँ पे वैक्यूम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो P एक्सटर्नल 0 है, तो इन दैट केस W भी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से मैं एक मेन रिलेशन ड्राइव करूँगा जिसको आपको याद रखना है। तो भाई वो रिलेशन क्या है देखो, तो ये बोलता है कि जो डेल्टा यू है, हमें पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होती है, Q प्लस W के इक्वल होती है नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। और W किसके इक्वल होता है, Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के इक्वल होगा। भाई जो केस मैंने डिस्कस किया दैट इज़ रिवर्सिबल, उसके अलावा सारे केस क्या है, इरिवर्सिबल के केस हैं। यानी कि जो ये रिलेशन था आपका -PWV के लिए, वो इरिवर्सिबल के लिए है। दिस रिलेशन कि वर्क इज इक्वल टू -P एक्स डेल्टा V, ये किसके लिए है, ये आपका इरिवर्सिबल केस के लिए है, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जाने से पहले वो। तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V मेरे पास हो गया यहाँ से। अब मैं बात करूँगा एडियाबैटिक चेंज के लिए, किसके लिए, एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज कहाँ पे होता है, जहाँ पे डेल V इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास क्या हो, 0 हो। तो उस केस में मेरे को एनर्जी निकालनी है भाई, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से पुट करता हूँ तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। तो जब डेल्टा भी 0 हो गया तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या होगी, 0। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू एडियाबैटिक से। यानी कि जब आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस है, ठीक है जी, जब एडियाबैटिक केस आपके पास है तो वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके, क्यू एडियाबैटिक के इक्वल हो गया। यानी कि हीट चेंज के सिर्फ वो
इक्वल होती है। तो भाई इसको याद रखें, इसके बिहाफ में आगे एक रिलेशन भी ड्राइव करने वाला हूँ। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम उसको समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, अभी हमने स्टडी किया यहाँ पे। तो भाई यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने ऊपर स्टडी किया फ्री एक्सपेंशन का केस और आइसोथर्मल का केस, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन का केस यहाँ पे है कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी है। जब फ्री एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो? बिकॉज वहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। सेकंड केस, अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन की। तो भाई वर्क डन क्या रहेगा आपके पास? तो वर्क डन सिंपल था कि जब भी मेरे को वर्क डन निकालना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो इन दैट केस में क्या करूँगा, वहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ये फॉर्मूला मेरे पास रहेगा, ठीक है जी, पी एक्सटर्नल डेल वी। और जब मैं बात करूँगा रिवर्सिबल प्रोसेस की, किसकी बात करूँगा? रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो इन दैट केस मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, वहाँ पे फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT एन RT लॉग ऑफ V2 ओवर V1। V2 इज द फाइनल, मैं इसको F से कर देता हूँ, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, या फिर माइनस 2.303 NRT लॉग ऑफ P इनिशियल बाय P फाइनल। ये फॉर्मूला मेरे पास वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है जी। और तीसरा मैंने अभी निकाला है, अगर एडियाबैटिक चेंज वहाँ पे है, कौन सा चेंज है? एडियाबैटिक चेंज। तो उस केस में मेरे पास क्या है कि जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू है वो किसके इक्वल है? वो मेरे पास इक्वल है क्यू एडियाबैटिक के। लिसन गाइस, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज नॉट फॉर एडियाबैटिक चेंज, इट इज़ आइसोकोरिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में जहाँ पे हीट चेंज जीरो होता है, तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू मतलब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, यानी कि जो रिएक्शन आपकी है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। तो यहाँ पे क्यू वी से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। जो मैं गलती यहाँ पे कर रहा था, और अगेन गलती मैंने यहाँ पे भी की, क्यू वी, ठीक है। तो इसको सही कर लेना बेटा कि हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस पे, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? क्यू वी के जी इक्वल होगा। और क्यू वी क्या डिनोट करा है? वी डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का केस है। क्लियर? तो आई होप अब ये बात में आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसके ऊपर करवाना मेरे को आगे भी था, लेकिन अब चलो हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो यहाँ पे, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है आपको, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है कब? बाय 2 मोल ऑफ एन आइडल गैस, वर्क डन बाय द 2 मोल ऑफ आइडल गैस वर्क कर रहे हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। तो भाई हमें पता है कि जब रिवर्सिबल केस है हमारे पास, एक्सपेंशनल केस हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस NRT, यहाँ पे लगा दो, सॉरी, माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ V2 बाय V1। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमें देखो क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 2 मोल ऑफ गैस है, ठीक है जी, एन की वैल्यू 2 गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन इन अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन गैस। जब आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ, 10 लीटर से 20 लीटर एक्सपेंड कर रहा है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो बस आपको वैल्यू ही पुट करनी है। तो माइनस 2.303 RT, एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू क्या रहेगी? लीटर और कैल्विन का केस है, ठीक है जी, लीटर और कैल्विन का केस है। तो हम कौन सी वैल्यू, एनर्जी वर्क डन हमें निकालना, तो वर्क डन जूल की फॉर्म में आएगा आपका। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल, ये हुआ करती है आर की वैल्यू जब आपके पास लीटर और कैल्विन का केस है और प्रेशर, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरे पास लॉग ऑफ V2 की वैल्यू कितनी गिवन है? दिस इज 20, दिस इज 10। तो बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, माइनस 2.303 टू 8.314, इसको काटा log 2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? दैट इज 0.3010। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास माइनस 3434.9 जूल आंसर आएगा। तो ये आपके पास किसका केस है? वर्क डन को निकालने का केस है इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जब आपके पास सिंपल सी बात है, देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल नहीं उठाया है यहाँ पे, सिंपल सा केस कह सकता है कि वर्क डन आपको निकालना है जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है कुछ भी, और साथ में आपके पास वॉल्यूम एक्सचेंज गिवन है। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना देता हूँ कि सपोज मेरे पास पी एक्सटर्नल गिवन है मेरे को -20, ठीक है जी, इतना एटमॉस्फेयर मेरे पास टेम्परेचर प्रेशर है,
और वॉल्यूम चेंज वहाँ पे कितना आ गया, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज आ गया मेरे पास V1 मेरे पास 20 था और V2 मेरे पास 25 आ गया। इतना लीटर का मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया। तो बताओ कि वहाँ पे वर्क डन कितना हुआ। तो भाई जब ऐसा केस गिवन है ना, तो कौन सा केस आपके पास, इरिवर्सिबल का केस है, तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P की वैल्यू कितनी है पहले ही, ये 20 है, इनटू में डेल्टा V कितना है यहाँ पे 25 - 20 कितना हुआ 5 का चेंज, तो -100 जूल मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस था, तो मैंने इसको नहीं उठाया है। एक केस एग्जांपल और है जो अच्छा है, मैं आपको करवा देता हूँ मैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 300 केल्विन आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। वो क्या करिए, एक्सपेंड कर रही है, कब तक, जब तक वॉल्यूम डबल ना हो जाए। क्या होना जाए, वॉल्यूम डबल। तो भाई वी डब्ल्यू की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, -2.03 RT nRT log ऑफ V2/V1। दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर देखो आपको क्या क्या गिवन है। तो भाई देखो -2.303 P1 है, क्या मेरे को n की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे नहीं गिवन है। R की वैल्यू मेरे को पता है 8.314 रहेगी, जूल और केल्विन का केस यहाँ पे है। ठीक है, V2 की वैल्यू गिवन है आपको, जी हाँ, उन्होंने बोला कि कब तक, टिल द वॉल्यूम इज डबल। तो सपोज फर्स्ट वॉल्यूम V1 है, तो सेकंड क्या हो जाना चाहिए, इसका डबल, यानी कि 2V1 हो जाना चाहिए। तो सारी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, तो n की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे बेटा। आपको अमाउंट गिवन है, गिवन मास है, तो n क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना यहाँ पे। तो कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास यहाँ पे कितना है, 1.6 10⁻² kg है। तो मेरे को उससे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। ठीक है जी, तो इसके नाम की मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा दी, तो 16 दूनी 32, जीरो यहाँ पे कटेंगे 1/2 मेरे पास आएंगे 0.5 मोल। तो n की वैल्यू 0.5 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर रही 0.5, 8.314 log ऑफ 2V1/V1, ये कट के अगेन क्या आ गया, log 2, तो -2.303 0.5 8.314 log 2 की वैल्यू 0.3010, तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, -864.49 जूल। दैट इज़ माई आंसर। ओके बेटा, थैंक्स।